अगर आप लोगों को इस तरह की ही इंटरेस्टिंग एनिमे देखना पसंद है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि इसी प्रकार की एनिमेज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उन्हें देख सकें। क्या हो जब आपके अंकल की नींद कोमा से 17 साल बाद खुली और जब आप उससे मिलने जाओ तब वो एक अलग ही लैंग्वेज में बात करने लगे। ये कहानी ताकाफुमी और उसके अंकल योसुके की है। योसुके खुद को दूसरी दुनिया का एक ट्रैवलर बताता है, चूंकि कुछ समय पहले उस दुनिया में चला गया था 17 सालों के लिए। ताकाफुमी को लग रहा होता है कि उसके अंकल पागल हो गए हैं। वो उन्हें रोकना चाहता था और भी शब्द बोलने से, पर उसके अंकल बोलते हैं मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा। वो अपना हाथ आगे करते हैं और एक बोतल को हवा में उड़ाने की कोशिश करते हैं। ताकाफुमी अपने अंकल को बताना चाहता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उनके हॉस्पिटल के बिल्स और भी भर सके, इसलिए वो अब गवर्नमेंट का एक फॉर्म लेके आया है। गवर्नमेंट ही अब उसका ध्यान रखेगी, पर तभी वो बोतल हवा में उड़ जाती है। ये देख के तो ताकाफुमी की आंखें फटी रह जाती है, उसके गॉगल टूट जाते हैं। उसे समझ में आ चुका था कि उसके अंकल सच बोल रहे हैं। अब उसके अंकल पूछते हैं उसकी फैमिली के बारे में, जिस पे ताकाफुमी बताता है कि पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया है और वो यहाँ पे सिर्फ अकेला है। इस चीज़ को वो सहन नहीं कर पाता है। वो एक डायरी में ये चीज़ें लिख लेता है और खुद के ऊपर क्वारा से क्वारा नाम का एक स्पेल इस्तेमाल करता है। वो अपनी याददाश्त भूल चुका था। तो दूसरी तरफ ताकाफुमी जो होता है वो कहता है कि अभी आपने ये सब क्या किया था, जिसके ऊपर योसुके उसे अपने पास में बुलाता है और उसे भी वो अपनी ये डायरी दिखाता है। इस डायरी के अंदर वो सारे सामाजिक तत्व थे, जिससे कि उसके दिमाग पे बहुत ही गहरा सदमा पहुंचता है और वो उसकी भी याददाश्त अपने क्वारा से क्वारा मैजिक से मिटा देता है। एक हफ्ते बीत जाते हैं। अब वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। इसी बीच ताकाफुमी अपने अंकल योसुके का यूट्यूब चैनल खोलता है, उनकी पावर दिखाते हुए, पर उनकी इस ताकत के ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं होता है। हर किसी को लगता है कि ये सिर्फ CGI का ही कमाल है, पर वो इस चीज से काफी सारे पैसे कमा चुके थे। योसुके जो कि ताकाफुमी के फ्लैट में था, वो उससे पूछता है कि तुम्हारा फ्लैट इतना बड़ा कैसे है, तुम तो अकेले रहते हो। जिस पे ताकाफुमी उन्हें बताता है कि पहले मैं रूम शेयर करता था, पर वो काम नहीं किया और वो यहाँ से चला गया। पर ये बात जान के योसुके खुश था कि ताकाफुमी ने आखिरकार दोस्त तो बनाए थे। अब ताकाफुमी जानना चाहता था कि अपने अंकल योसुके की लाइफ कैसी थी उस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर। क्या उसके पास काफी सारे दोस्त भी थे? जिस पे योसुके बताता है नहीं, वो अकेला ही रहता था। जिस वर्ल्ड के अंदर वो गया था वहाँ पे ज्यादातर सिर्फ सुंदर लोग थे। वो अकेला ही ऐसा था जो बदसूरत दिखता था। उसे शैतान की तरह ट्रीट किया जाता था उस वर्ल्ड के अंदर, इसलिए उसने इतने दोस्त नहीं बनाए हैं। पर एक दोस्त उसका जरूर था, जो कि उसकी जान बचाने पे भी वो हमेशा उसे परेशान किया करता था, जब देखो जब हैरेस किया करता था। ये बात तो सुन के ताकाफुमी को यकीन हो जाता है कि वो एक लड़की थी जो कि योसुके को हमेशा मिक्स हिंट देती थी, पर वो उसे एक रूडनेस समझता था। उसकी लाइफ इतनी ज्यादा झंड कैसे है, वो इतना बेवकूफ कैसे है। तो दूसरी तरफ उसका अंकल योसुके लैपटॉप के अंदर सारे कमेंट स्क्रॉल कर रहा था, जहाँ पे उसे फेक कहा जा रहा था। उसे उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो अगले दिन अंकल अपने जमाने का फोन ताकाफुमी को दिखाते हैं और वो ताकाफुमी को इसे खरीदने के लिए कहता है। ताकाफुमी बताता है कि ये फोन 2G नेटवर्क पे चलता है, जो कि इस समय शायद से नामुमकिन है। पर योसुके जो कि उसके अंकल है, जिसे कि वो काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए उसे खरीदने के लिए मान जाता है। तो योसुके उसे बताता है कि मैंने भी दूसरी दुनिया में एक चीज इन्वेंट की थी। ताकाफुमी जानना चाहता था कि उसके अंकल ने क्या इन्वेंट किया था, इसलिए वो अपने सामने एक स्क्रीन लगा देता है। स्क्रीन के अंदर उसकी दूसरी दुनिया की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे एक बड़े से खंडर जैसे घर के अंदर योसुके ने एक इस तरह का पोट बनाया था, जिसके अंदर से पानी कितना ही निकाल लो वो निकलता जाएगा। इस तरह का पोट उस गांव की ऐसी परिस्थिति में लाया गया था कि पानी कम पड़ जाए तो वो पी सके। पर वो गांव के लोग सेक्ट रिलीजियस थे, वो योसुके को मारने लग जाते हैं। जैसे ही वो योसुके को टांग देते और मारने के लिए जा ही रहे होते हैं, एक एल्फ गर्ल ने उसे बचा लिया था। वो इस समय का फायदा उठा के वहां से भागने की कोशिश करता है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलता है, जहाँ पे कि हमें उसे भागते हुए दिखाया जाता है और ये देख के हमें पता चलता है गांव वालों ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। तो दूसरी तरफ ताकाफुमी की आंखें फट जाती है जब वो देखता है कि वो एल्फ गर्ल कितनी ज्यादा सुंदर थी। तभी स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है, फोन बिकने वाला है, उसकी ट्रेड खत्म होने वाली है। वो जल्दी में ही उसे ऑर्डर कर देते हैं। फिर बाद में उन्हें एक हार्ट अटैक लगता है कि उसकी शिपिंग कॉस्ट तो काफी ज्यादा है, $2000 तक की। इससे तो उनके यूट्यूब से आए सारे पैसे चले जाएंगे। ताकाफुमी ये लेने से मना कर देता है, क्योंकि ये सामान बड़ी दूर से आ रहा है। अगर पास से होता तब शायद से ये शिपिंग कॉस्ट नहीं लगती। अब योसुके जो होता है वो वहाँ से एक छत पे से कूद जाता है और उड़ते हुए वो चीज़ 30 मिनट बाद लेके आ जाता है। ताकाफुमी ये देख के अपने अंकल योसुके को और भी चीज़ें लाने के लिए कहते हैं।
वो काफ़ी सारा सामान बिना शिपमेंट के कॉस्ट के ही ले आते हैं, जिससे कि उन्हें ये चीज़ें सस्ती पड़ती हैं। कुछ समय बाद उनके पास एक पार्सल आता है जहाँ पे कि ताकाफुमी अपने अंकल से एक ब्लेड मांगता है। उसके अंकल उसे एक शॉर्ट स्वॉर्ड दे देते हैं। ये देख के वो पूछता है कि आखिरकार ये चीज़ कहाँ से आई, जिस पे उसके अंकल उसे स्टोरेज स्किल दिखाते हैं जहाँ से कि उसने डायरी निकाली थी। ये चीज़ देख के ताकाफुमी हैरान था और वो और भी चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि एक सोने की रिंग। ये रिंग इस दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा खास नहीं है जितना कि वो समझ रहा है। उसने इन्हें बेचने की कोशिश की थी पर वो यहाँ पे नहीं बिकी, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेयर है कि इंडिया के अंदर आज तक इस तरह का मटेरियल कभी मिला ही नहीं है, इसलिए लोगों को कुछ पता ही नहीं है। ताकाफुमी पूछता है कि आखिरकार आपको ये रिंग किसने दी थी, जिसमें अंकल योसुके उसे बताते हैं कि जब मैंने एक डंजन क्लियर किया था, जब जाके ये मुझे एक रिंग मिली थी। और अब योसुके अंकल उसके कब्ज़दा फीलिंग में बह जाते हैं। वो अपना पहला प्यार उससे बताते हैं, जो कि सोनिक गेम थी। सोनिक गेम की वो पहली स्क्रीनिंग देखने एक टॉय स्टोर में गया था, पर वो कभी खेल नहीं पाया था क्योंकि वो उस समय बच्चा था। उसकी इस तरह की बात को सुन के वो हैरान था। ताकाफुमी एक लड़की के बारे में उससे पूछता है, जिस पे वो अपनी स्क्रीन लगाता है और दिखाता है कि उसने कई बार एक लड़की की जान एक और से बचाई थी, पर वो लड़की पता नहीं किस चीज़ से घबरा रही थी। वो लड़की खुद उसके पास आ रही थी। ये देख के ताकाफुमी को लग रहा होता है कि ये अंकल की शक्ल देख के इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो उसे लग रहा था कि वो उसे ही खा जाएगा। तभी उसके अंकल योसुके बताते हैं, पर कुछ समय बाद पीछे से मेरे ऊपर किसी ने हमला किया और मैं बेहोश हो गया। फिर हमें हकीकत पता चलती है कि उस लड़की के वो दोनों भाई थे जिन्होंने कि उसे बेहोश किया था। उसके बाद अंकल योसुके बताते हैं, पर कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुली उसके सामने एक एल्फ गर्ल थी, वही एल्फ गर्ल जिसकी उसने जान बचाई थी। योसुके ये देख के खुश था कि इस बार भी उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो उसे अपने पास से एक रिंग उसके हाथ में पहना देता है और वह एल्फ गर्ल उस रिंग को पहन लेती है। ये देख के ताकाफुमी बहुत ही ज्यादा हैरान था कि आखिरकार उसके अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं। उस लड़की ने तो अंकल का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, पर अंकल ने कुछ दिनों बाद उससे वापस मिलकर रिंग को बेच के उसको पैसे लौटा दिए थे और लड़की को उसी टाउन में छोड़ के वहाँ से भाग गए थे और वो लड़की उन्हें बस ढूंढती रह गई थी। इसी दौरान वो स्वॉर्ड को उसे वापस स्पेस में रखने के लिए कहते हैं और इस प्रकार उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो का आइडिया भी आता है, जिससे वो काफ़ी पैसे कमाते हैं। अब योसुके जो होता है एक दिन एक पार्सल मंगवाता है जिसके अंदर उसके पास मैगजीन आती है और एक मांगा की बुक आती है। वो उसे पढ़ता है और उसे पढ़ के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे ये बात भी पता चलती है कि उसकी RPG गेम जो है वो रैंक 1 नहीं है, बल्कि एक डेटिंग सिम नाम की गेम आई है। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। उसे इस तरह दुखी देख के अब ताकाफुमी जो होता है अपने अंकल को बुलाता है और बताता है कि अंकल आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी RPG गेम कम से कम सेकंड तो आई है। और ये बात सुन के योसुके उसे अपने बारे में एक चीज़ बताता है कि RPG गेम्स उसे अच्छी नहीं लगती है, उसे भूलने की बीमारी है। एक बार उस दूसरी दुनिया के अंदर उसे RPG जैसा ही एक मिशन मिला था जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी ड्रैगन को मरवाना चाहता था। उस ड्रैगन का कहर उस गांव पे बरस रहा था। उस ड्रैगन को मारने के लिए उसे स्वॉर्ड की जरूरत थी, जो कि फ्रोजन स्वॉर्ड थी, जो कि एक लड़की के पास रखी हुई थी। वो लड़की मेबल नाम की थी और वो स्वॉर्ड तभी देगी जब उसका टास्क कोई पूरा करेगा, जो कि उसकी मदर का प्यारा सा एक फूल लाके उसे देगा। पर ये मिशन वो पूरा नहीं कर सकता था। वो लौट जाता है, उस ड्रैगन को मार देता है। ताकाफुमी गुस्सा था योसुके के ऊपर क्योंकि उसे उस लड़की के दिल में प्यार जगाना था, पर उसमें नाकामयाब रहा। उसकी शादी उससे हो सकती थी, पर योसुके इन मामलों में ढीला था। वो लड़की अब और भी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि अब उसके पास कोई भी नहीं है और ये देख के ताकाफुमी गुस्से में था। अब वो गेम मंगाता है अपने अंकल के लिए अगले दिन और वो गेम उन्हें दे देता है। दोनों साथ में बैठ के वो गेम खेलते हैं। योसुके काफी ज्यादा खुश था उसके साथ गेम खेल करके। उसी दौरान समय बीतता जाता है। अब योसुके जो होता है उसे अपनी कहानी वापस से एक और बताता है और वापस से स्क्रीन लगा देता है जिसके अंदर हैप्पी न्यू ईयर के दिन वो सभी लोग पार्टी कर रहे थे। सारे सुंदर लोग तो अलग जगह पार्टी कर रहे थे, पर वो उसे बुरा समझ के उसे एक कैबिन में भेज देते हैं। ताकाफुमी ये देख के काफी ज्यादा बोर हो गया था, इसलिए वो वापस से गेम खेलने लगता है अपने अंकल के साथ। पर अंकल गेम खेलते दौरान उसे बताते हैं कि उसी रात के दौरान एक लड़की आई थी मेरे पास। ये सुन के ताकाफुमी हैरान था। वो वापस से उसी चीज को दिखाने के लिए कहता है। उसके अंकल वही होलोग्राम लगा देते हैं और उसे पता चलता है कि मेबल जो है वो योसुके से मिलने आई थी। वो जानना चाहती थी वो इतना ताकतवर क्यों है और वो भी कैसे ताकतवर बन सकती है। योसुके उसे एक मोटिवेशनल स्पीच देता है, पर मोटिवेशनल स्पीच देते हुए उसे बताता है कि अगर तुम कावर्ड भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी जिंदगी तब भी जी सकती हो। मेबल जो होती है उसे अपनी आइस स्वॉर्ड देना चाहती थी, पर योसुके उसे लेने से मना कर देता है।
अब वो ये यादें काट देता है। वो लोग आपस में बैठ के खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद योसुके जो होता है वह बाहर चला जाता है। वहीं अब हमें फुजिमिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि योसुके को देख के उसे क्रीप समझ लेती है और वो वहां से जाने लगती है। पर तभी वो ताकाफुमी को देखती है जो कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो लोग अब आपस में अपना नंबर शेयर करते हैं। ताकाफुमी उसे अपने घर पे आने के लिए कहता है और उस पे घर पे आने के लिए मान जाती है, पर वो पहले सामान रख के आएगी। उसकी बात सुन के ताकाफुमी मान जाता है। 30 मिनट बाद अब फुजिमिया वहाँ पे आ जाती है। फुजिमिया को पता चलता है कि ताकाफुमी थोड़ा लेट आएगा, इसलिए वो ड्रेस थोड़ी बहुत चेंज करने लगती है। पर तभी योसुके पीछे से आ जाता है उड़ते हुए। उसे देख के वो घबरा जाती है। योसुके उसके ऊपर चार्ज कर देता है, उसे बेहोश करके उसकी याददाश्त मिटाने जा रहा था। पर तभी ताकाफुमी बीच में आके उसे रोक लेता है। अब वो फुजिमिया को बताता है कि ये मेरे अंकल हैं जो कि मेरे साथ यूट्यूब पे काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ योसुके उससे माफी मांगने लगता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, मुझे देख के ये खुशी हुई कि तुम ताकाफुमी की फ्रेंड हो, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तो दूसरी तरफ फुजिमिया जो होती है वो ताकाफुमी को समझा रही होती है कि तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए, ये मुझे क्रीप लग रहा है। तो दूसरी तरफ अब योसुके जो होता है उसका माइंड पढ़ते हुए बताता है कि तुम नहा के आई हो, तुम ताकाफुमी को प्यार करती हो। उसकी बात को वो डिनाई तो करती है, पर तभी योसुके जो होता है वो बहुत ही तेज स्पीड में फुजिमिया के पीछे जाता है। उसका माइंड रीड करते हुए बताता है कि वो नहा के आई है, वो एक ऐसा परफ्यूम लगाया है जिससे कि ताकाफुमी उससे इम्प्रेस हो सके। वो शर्माने लगती है। योसुके को एक बैल की आवाज आती है, वो बाहर चला जाता है। फुजिमिया अब उसे समझाने लगती है ताकाफुमी को कि मैं तुम्हारे किराए के पैसे दे दूंगी, पर तुम अपने इस अंकल के साथ मत रहो, ये काफी ज्यादा क्रीप है। उसकी बात सुन के उसे बुरा तो लगता है पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। अगले दिन अब ताकाफुमी आता तो है। ताकाफुमी ये देख के हैरान होता है कि फुजिमिया के सामने दूसरी दुनिया की एल्फ गर्ल खड़ी है। 75 मिनट पहले क्या हुआ था अब हमें वो दिखाया जाता है, जहाँ पे ताकाफुमी जो होता है योसुके को बताता है कि अब हमारा चैनल डिमोनेटाइज होने वाला है। यूट्यूब ने अब अपनी कंडीशन चेंज कर ली है। अब उसके लिए अगर हमें पैसे कमाने हैं तब हमें 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच आवर टाइम चाहिए। हमारे वॉच टाइम आवर्स तो पूरे हैं पर हमारे सब्सक्राइबर्स कम हैं और वो सब्सक्राइबर्स कम होने की वजह से ही पैसे नहीं कमा सकते हैं। योसुके अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की सोचता है और वहाँ पे ताकाफुमी को पता चलता है कि सब्सक्राइबर्स कम होने का कारण उसी के अंकल है, क्योंकि वो रिप्लाई के अंदर लोगों को बुरा भला कहता है क्योंकि लोग उसके मैजिक को झूठा मानते हैं CGI के रूप में। पर योसुके जो होता है इस तरह अपने पैसे कमाना चाहता था। वो इसी तरीके से ये भी बताता है कि एक बार की बात है वो बड़े बड़े टाइटन्स उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, उसी दौरान उसने काफी सारे लोगों को बचाया भी था। ये बात सुन के ताकाफुमी उस मेमोरी को देखना चाहता था कि आगे क्या हुआ है। योसुके उसे अपनी मेमोरी दिखाता है जहाँ पे उस टाउन के लोग उसे एक ऑर्क समझ रहे होते हैं, पर एल्फ गर्ल बीच में आके उसे बचा लेती है, क्योंकि अगर वो ऑर्क होता तब वो इस टाउन के अंदर घुस ही नहीं पाते इस डोम की वजह से। इस डोम के अंदर मॉन्स्टर्स का आना प्रतिबंधित है और इसके लिए योसुके उसकी तारीफ करते हुए उसे शुक्रिया भी कहता है। फिर हमें पता चलता है कि सिटी के आसपास में बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं और तभी हमें दिखाया जाता है योसुके ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस डोम को तोड़ दिया होता है। लोग घबराने लग जाते हैं। ताकाफुमी ये देख के काफी ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसके अंकल उल्टा पुल्टा काम ही करते हैं। पर योसुके उसे आगे देखने के लिए कहता है जहाँ पे काफी सारे टाइटन्स उनकी सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे एक क्लाउड ड्रैगन के साथ। उसे मारने के लिए एल्फ गर्ल जो होती है वो अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ने लग जाती है। उसकी लेजेंडरी स्वॉर्ड के अंदर से बिजलियां निकल रही होती है, पर तभी दिखाया जाता है कि वो डोम वापस से रिपेयर हो जाता है और वो बाउंस होकर पीछे गिर जाती है। ये देख के ताकाफुमी हैरान था। योसुके से बताता है कि उसी ने ही ये डोम ठीक कर दिया था स्पिरिट्स पावर की मदद से ही। इसकी वजह से सिटी के लोग अब उसे और भी ज्यादा अलग नजर से देखने लगते हैं। पर एल्फ गर्ल ने वापस से प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी और अब वो उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है अगर तुम ये सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहते तब तुम्हें मेरे साथ डेट पे जाना पड़ेगा। ताकाफुमी खुश था अपने अंकल के लिए, पर अंकल ने तो उसी रात को वो टाउन ही छोड़ दिया था। ये देख के तो ताकाफुमी तो काफी ज्यादा गुस्से में हो चुका था और वहीं योसुके बताता है कि मैं किसी के द्वारा ब्लैकमेल होना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे उस सिटी को छोड़ना पड़ा। योसुके यूट्यूब से पैसा अर्न करना चाहता था। अब वो क्या करता है कि कमेंट जो भी बुरे लोग कर रहे थे उन्हीं को वापस से उसका चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहता है। ताकाफुमी ये नहीं चाहता था क्योंकि लोग उसे ट्रोल करेंगे, पर सब्सक्राइब बड़ी ही तेजी से बढ़ते हैं और वो वापस से अपना चैनल मोनेटाइज कर लेते हैं। फुजिमिया वहाँ पे आ जाती है। फुजिमिया ताकाफुमी को रोते हुए देखती है और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें अपने अंकल को छोड़ देना चाहिए, यूट्यूब ही तुम्हारी कमाई बन के नहीं रह सकता है। योसुके उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फुजिमिया गुस्से में थी और तभी हमें पता चलता है कि फुजिमिया जो होती है वो योसुके से बात करने लगती है क्योंकि वो योसुके को पसंद करते हैं। ये अंकल उसकी बात वापस से दोहराते हैं। अब योसुके के सामने
ताकाफुमी जो होता है वहाँ से निकल जाता है एक शॉपिंग के लिए। तभी हमें पता चलता है कि योसुके जो है वो फुजिमिया से और भी चीज़ें जानना चाहता था कि वो ताकाफुमी को क्यों पसंद करती है, पर उसे ये बात बताना पसंद नहीं करती थी। इसलिए अब योसुके जो होता है अपनी एक ट्रिक आजमाता है। वो कहता है अगर तुम मुझसे बात पसंद नहीं करना चाहती हो तो मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से एक कमरे की तरफ जाता है। फुजिमिया को बुरा लगता है और वो उससे मनाने के लिए जाती है, पर तभी वहाँ पे एक एल्फ गर्ल आ जाती है जो कि खुद को ताकाफुमी की आंट बताते हुए इंट्रोड्यूस कराती है। उससे उसके बारे में जानना चाहती थी कि ताकाफुमी के बारे में वो क्या सोचती है। पर ताकाफुमी वहाँ पे आके एल्फ गर्ल को देख के हैरान था। उसे पता था कि ये उसके अंकल ही हैं जो कि उसकी आंट बनने का नाटक कर रहे हैं। वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार अगर आप किसी का भी रूप ले सकते थे तो आपने दूसरी दुनिया में ये रूप क्यों नहीं लिया। जिसके ऊपर उसके अंकल बताते हैं कि एक फॉरबिडन स्पेल है, अगर मैं इसका इस्तेमाल करता तब मैं अपनी रियल आइडेंटिटी खो देता, जिसकी मदद से वो अपने असली चेहरे में नहीं आ पाता। ताकाफुमी को अब आइडिया आ जाता है अपने यूट्यूब वीडियो के लिए। अब वो अपने अंकल को ले जाता है और एक यूट्यूब वीडियो बनाने लग जाता है। उस यूट्यूब वीडियो को बनाते हुए वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वहीं अब हमें दिखाया जाता है एक मेमोरी में ताकाफुमी की, जिसके के अंदर फुजिमिया जो होती है वो उसे काफ़ी ज़्यादा बुली कर रही होती है। वो उस रूप में नहीं होती है जो कि अभी जिसका उसका रूप है जैसा। ये देख के फुजिमिया खुद हैरान थी। उसने तो क्यूट मेमोरीज सोची थी, पर ये तो बुली वाली मेमोरीज है। ये देख के उसे बंद करने के लिए कहती है, पर समय के साथ साथ वो आपस में दोस्त भी बन गई। दूसरी तरफ अब अंकल की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है गेम खेलते हुए। ये देख के तो अब अंकल की भी सांसें फूलने लगती है। उनके प्राइड को ठेस पहुंचता है कि वो इतनी अच्छी वीडियोस बनाता था, उस पे व्यूज तो नहीं आए। ये एक लड़की जो कि गेम खेल रही है उसको लोग क्यूट बोल रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, पर वो लोग काफी सारे पैसे कमा चुके थे। इसलिए अंकल को बुरा तो लगता है, पर इतने पैसे कमाने के बावजूद वो लोग अब एक अच्छा डिनर करते हैं। ये देख के अंकल काफी ज्यादा खुश थे कि आखिरकार डिनर करने को तो मिल रहा है। ताकाफुमी की एक मेमोरी के अंदर से कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं, पर फुजिमिया के आने की मदद से वो लोग उसे बुली नहीं करते हैं। फुजिमिया के लिए अब उसके दिल में एक अलग जगह बन चुकी थी। योसुके ये देख के काफी ज्यादा खुश था, पर फुजिमिया नहीं थी, क्योंकि वो पहले काफी ज्यादा बदसूरत थी, पर अब वो ठीक हो चुकी है। अब वो ठीक होने के बाद कॉफी पीते हुए उससे पूछती है, कॉफी तुमने इतनी टेस्टी कैसे बनाई। जिसपे ताकाफुमी बताता है कि अब हम कॉफी ग्राइंडर लेके आ चुके हैं, जो कि अंकल ने मुझे गिफ्ट के रूप में दिया था। अब फुजिमिया जो होती है उसे अपनी हाई स्कूल की स्विम सूट की फोटो भेजती है। ये देख के ताकाफुमी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा उससे क्रीप स्माइल देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो किसी हाई स्कूल लड़की की फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में रखे, क्योंकि लोग उसे पैडोफाइल समझेंगे। उसे डिलीट कर देता है। ये देख के फुजिमिया गुस्से में थी और वो वहाँ से चला जाता है। अब वो अंकल के ऊपर गुस्सा करती है, अंकल की चाय नीचे गिरने लगती है। फुजिमिया को बचाने के लिए वो उसे फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के बाद वो वापस से फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे सुखाते हैं। उसके कपड़े गीले हो गए थे, उसे नहाने जाने के लिए कहते हैं और ताकाफुमी की कुछ ड्रेस बाहर रख देते हैं कि वो नहा के ये पहन सकती है। ताकाफुमी की ड्रेस देख के फुजिमिया काफी ज्यादा खुश होती है, वो उन्हें पहन लेती है जो कि उसकी काफी ज्यादा बड़ी थी। ताकाफुमी आ जाता है, उसे कपड़े बदलते हुए देख लेता है। ये देख के फुजिमिया काफी जोर से चिल्लाती है। ताकाफुमी अब उससे माफी मांगने लग जाता है कि ये मेरी गलती नहीं है, मुझसे ये चीज सिर्फ गलती से हुई है, मैं जानबूझ के ये नहीं करना चाहता था। वो काफी ज्यादा सैड हो चुका था। फुजिमिया ये देख के काफी ज्यादा दुखी हो रही थी, पर ताकाफुमी कहता है कि अब मैं इन चीजों को भूल जाऊंगा और वो अपने अंकल को बुलाता है। अंकल को कहता है कि आप मेरी मेमोरीज इरेज कर दो, पर फुजिमिया उसे ये करने से मना कर देती है। वो नहीं चाहती है कि वो ऐसा करे। ये बात सुन के ताकाफुमी खुश था। फुजिमिया को उनके साथ दिन बिताते हुए एक पूरे हफ्ते हो जाते हैं। वो अपना 28th बर्थडे बताती है जो कि कल है। ये बात सुन के योसुके अब उन्हें अपनी लाइफ की फिलॉसफी बताता है कि हमें जब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक हमें हमारा प्यार न मिल जाए। फुजिमिया ये सुन के खुश होती है। दूसरी तरफ योसुके अब अपनी लाइफ की एक मेमोरी दिखाता है जहाँ पर उसके 28th बर्थडे पे वही फेरी आई थी जो कि उस पर गुस्सा थी, पर उसे खाने के लिए वो अपने ही खाने में से कुछ देता है। उसकी मदद से उसका थोड़ा गुस्सा शांत हो जाता है। वो उसे पूछती कि वो इतना ताकतवर क्यों है, क्योंकि उसने पहली बार में ही एक डेडली ड्रैगन को उसकी आंखों के सामने ही मार के उसकी जान बचाई थी। जिसके वो बताता है कि बस मैं मेहनत करता हूँ और मेहनत करता हूँ। ये बात सुन के एल्फ उस पर गुस्सा थी, क्योंकि ये चीज़ नहीं हो सकती है। और वहीं वो ये भी पूछती है कि आखिरकार तुमने ब्लेज़र ड्रैगन को सच में मारा है। जिसपे बताता है कि हाँ, मैंने उसे बिना ही उस आइस स्वॉर्ड के मारा था। वो उसे सबूत भी दिखाता है। एल्फ गर्ल हैरान थी कि वो सच में इतना ज्यादा पावरफुल है। योसुके बताता है कि उसने ये चीजें एक गेम से सीखी है, स्ट्रेटेजी गॉड नाम की। ये बात तो सुन के फुजिमिया और ताकाफुमी का मुंह ही उतर जाता है अपने अंकल की बातें सुन के। उसके अंकल वहाँ से चले जाते हैं। मेमोरीज ऐसे ही चलती रहती है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसके अंकल जो होते हैं वो एल्फ गर्ल को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं एक वॉक के लिए, और वो मना तो करती है, पर उसके अंकल उसे जबरदस्ती ले जाने लगते हैं।
वो उसे अपने पास में पकड़ते हैं और ये धीरे धीरे करके कदम चलते हुए एक इनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो जैसे जैसे इनकी तरफ बढ़ रही होती हैं, एफ गर्ल काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और जैसे ही अंकल इनमें आते हैं वो अपने कमरे में घुस जाते हैं और उसे वहाँ से टाटा बाय बाय करते हुए चले जाते हैं। वो गेट को बंद कर लेते हैं। एफ गर्ल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी कि आखिरकार ये क्या हुआ, और ये देख के फुजिमिया और ताकाफुमी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन वो एफ गर्ल से कन्फ्रंट करती कि आखिरकार अब तुम्हारे दिन का क्या प्लान है। उसकी आंखें लाल थी। ये देख के उन्हें पता चलता है कि वो रात के समय काफ़ी ज़्यादा रोई थी। फुजिमिया अब काफ़ी ज़्यादा वाइन पीने लगती है और अंकल को भी पीने के लिए देती है। अंकल जैसे ही पीते हैं वो तो बेवड़े बन जाते हैं। यह देख के फुजिमिया उनके ऊपर गुस्सा तो करना चाहती है पर वो नहीं करती है। अंकल तभी उन्हें अपने साथ एक राइड पे लेके जाते हैं। वो उन दोनों को उड़ाते हुए अपने साथ आसमान की सैर करने लगते हैं। इसी प्रकार इसका दिन अच्छा जाता है। फुजिमिया अंकल को कहती कि उन्हें तो इनके पास ऐसी पावर है कि एक बेसबॉल प्लेयर बन जाना चाहिए, पर अंकल वो बेसबॉल प्लेयर नहीं बनना चाहते हैं जो कि चीटिंग करके जीतता है, क्योंकि वो एक बार बेसबॉल प्लेयर बनना तो चाहते थे पर वो कमज़ोर थे और वो इस गेम की रिस्पेक्ट करते हैं। वो चीटिंग करके हार्डवर्क करने वाले लोगों का पत्ता नहीं काटना चाहते हैं। ये बात सुन के फुजिमिया उनके लिए खुश थी। उसी दौरान वो अपनी लाइफ का एक और मोमेंट शेयर करते हैं होलोग्राम की मदद से। वो दिखाते हैं कि एक रात को जब वो जंगलों के अंदर चल रहे थे, वो ऐसी सुनसान रात थी जिसके अंदर एक आम आदमी की कब्ज़ फट सकती है। वो मेमोरी इतनी खतरनाक थी। उनके पीछे एक आदमी चल रहा था जो कि उन पर अटैक करने के लिए आया हुआ था। वो आखिर में मेबल ही निकलती है। मेबल जो होती है वो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें फ्रीज कर देती है और उसे मारने के लिए जाती है, पर अंकल कुछ भी काम नहीं करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। मेपल उनके ऊपर गुस्सा थी कि उसने उसकी फ्री कर दिया उस ब्लेजिंग ड्रैगन को मार के, जिसके ऊपर अंकल से शुक्रिया कहते हैं। बस ये सरकास्टिक जोक था जो कि वो मारना चाहती, पर अंकल को समझ में नहीं आया। वो अंकल को नहीं मारती क्योंकि अंकल को पता था कि मेबल उसे कभी भी नहीं मार सकती। वो उससे पूछता है, क्या तुमने खाना खाया है? तुम पहले से पतली हो गई हो। मेबल अब सैड हो जाती है। वो उसे बताती है जैसे उसने ब्लेजिंग ड्रैगन को मारा था उसके बाद से ही उसकी ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी थी। उसका जो पेड़ था उसे लोग एक एक करके काटने लगे थे और वो अपने निजी हक के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। और जैसे उसका पेड़ कट गया था पूरा घर का, उसे कुत्ते के बगल में रहने के लिए घर दे दिया गया। ये देख के ताकाफुमी गुस्से में था, तो दूसरी तरफ मेबल जो होती है गांव के लोगों को फ्रीज करके वहाँ के हेड को भी मार देती है। योसुके अब उसके लिए फिक्र करने लगता है। वो उससे पूछता है कि वो किस काम में ज़्यादा बड़ी है, जिसमें वो बताती है फ्लावर बेचना और बेकरी, पर उसमें मेहनत लगेगी। वो मेहनत नहीं करना चाहती है, जिसके के ऊपर वो अंकल जो होते हैं यानी कि योसुके उसे बताते हैं कि वो एक एडवेंचर बन सकती है। उसके पास वो स्वॉर्ड है जो कि उसे एक पावरफुल योद्धा बनाती है। वो डंजन्स को क्लियर करके काफ़ी सारे पैसे कमा सकती है, पर उसे ये सब नहीं करना चाहिए। उसे अपनी एक अच्छी लाइफ एक जगह सेटल होकर व्यतीत करनी चाहिए। उसकी इस तरह की बातों को सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी कि आखिरकार योसुके तो है जो कि उसकी लाइफ के अंदर एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन के रखा हुआ है। योसुके जो होता है उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक इंट्रोवर्ट बन के एडवेंचर नहीं बन सकती हो, पर क्या हुआ, तुम एक अच्छा जीवन जी सकती हो। ये कहने के बाद वो मेबल की एक उंगली के अंदर एक रिंग डाल देता है। इस उंगली में रिंग डालने का मतलब है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई। अब उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो जो कि आइस के अंदर दबी हुई थी वो अपने आप पिघल जाती है। ये देख के मेबल काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, पर उसे अंकल बताते हैं कि ये जो रिंग है तुम इसे संभाल के रखना, ये तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। और उसकी ये बात सुन के वो हैरान थी। वो भी एक जगह बैठ जाती है। अब योसुके जो होता है उसके क्लोज आने लगता है, जिसमें मेबल कहते हैं सबसे पहले हमें नहा लेना चाहिए, पर योसुके से कहता है तुम एक अच्छी स्मेल महक रही हो, नहाने की जरूरत नहीं है। और वो उसे रिंग के फायदे बताता है कि वो उसे बेच के पैसे लेके आ सकती है, जिसकी मदद से वो अपना पूरी जिंदगी बैठ के खा सकती है। ये बात तो सुनकर उसे गुस्सा आने लगता है। वो उसके ऊपर अटैक करती है, पर योसुके जो होता है वो उसे दबोच लेता है अपनी रिंग्स की मदद से। अब वो उसके ऊपर इतना भारी पड़ चुका था कि वहाँ पे एल्फ आ जाती है। एल्फ आते ही मेबल को आज़ाद करा देती है, क्योंकि वो योसुके की इस तरह की हरकत नहीं देख सकती थी। अब योसुके को मेबल जो होती है वो फ्रीज कर देती है। वो दोनों उसे पकड़ लेती हैं, जहाँ पे एल्फ कहती है कि ये और जैसा दिखने वाला बंदा, इसे क्या लगता है, क्या ये हर एक लड़की को रेज कर सकता है, क्या ये एक बहुत बड़ा रेजलर है। तो दूसरी तरफ मेबल जो होते हैं वो तो उसे एक रेजलर ही समझती है, और वहीं दूसरी तरफ वो उसे अब अपनी फैमिली के बारे में बताने लग जाती है कि मेबल फैमिली का रिश्ता बहुत ही पुराने समय से है, जहाँ पे एक दूसरी दुनिया का योद्धा उनकी दुनिया में आया था। भगवान से उसे ऐसी ताकत मिली थी जिससे कि वो भगवानों तक को भी मार सकता था। मैं उसी की डिसेंडेंट हूँ।
ये बात सुन के एल्फ से कहती है, ये कहानी मुझे पता है, ये लेजेंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये बात तो सुन के मेबल दुखी हो जाती है क्योंकि उसे एक ही चीज़ पता थी जिसके अंदर वो अच्छी थी, कहानी सुनाना, और उसे ये चीज़ पता थी इसलिए वो रोने लग जाती है। अब वो एल्फ लड़की से कन्फ्रंट करती है, रोने से मना करती है कि एक छोटी मोटी ही बात है, तुम्हें इसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। योसुके को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे तो कोई भी पावर नहीं मिली थी गॉड से, पर मेपल के एंसेस्टर को क्यों मिल गई। अब हमें शुरुआत से दिखाया जाता है जहाँ पे कि ताकाफुमी कहता है कि आप शुरुआत से अपनी कहानी बताओ, जब आपका रीइंकार्नेशन दूसरी दुनिया में हुआ था। तो वहाँ पे अब हमें दिखाया जाता है जैसे वो रीइंकार्नेट होता है वो कुछ लोगों के हाथों पकड़ा जाता है, उसे काफी ज्यादा मारते, पर एक आवाज काफी ब्लरी रूप से आ रही थी। उसे ट्रांसलेट करने पे पता चलता है कि भगवान ने बोला था तुम अपनी पावर में क्या चाहते हो, और उस समय योसुके ने ये कह दिया था कि मैं इन लोगों की भाषा जानना चाहता हूँ जिसकी मदद से शायद से मैं इन लोगों के साथ रह पाऊंगा और इन्हीं की तरह जी पाऊंगा। पर ये चीज उल्टी निकलती है, वो लोग उसे सर्कस में बेच देते हैं। सर्कस में बेचने के दौरान वो सिर्फ 3 ब्राउन कॉइन के अंदर बिकता है और दूसरी तरफ बाकी के कचरे का ढेर जो है वो 1000 ब्राउन कॉइन में बिकता है। इस तरह की अपमानजनक चीज देख के तो ताकाफुमी गुस्से में था कि उसका अंकल इतना सस्ता कैसे बिक सकता है। योसुके और ताकाफुमी को नोज ब्लेड आने लग जाती है। वो ऐसी यादें थी जो कि उन्होंने शुरुआत में ही मिटा दी थी। ये सारी बातें वो फुजिमिया को बताते हैं। फुजिमिया जो होती है वो अब आगे की मेमोरीज देखती है जहाँ पे कि उन्हें सर्कस के अंदर ही रखा गया था। योसुके को भूल गया था वो सर्कस का मालिक, इसलिए वो धीरे धीरे करके उस वीडियो को आगे करते जाते हैं। ये देख के फुजिमिया और ताकाफुमी घबरा रहे होते क्योंकि अंकल उस प्रिज्म के अंदर खुद से ही बात करने लग रहे थे, पर हकीकत ये नहीं थी। अंकल जो है उस रे ऑफ लाइट जो कि प्रिज्म के अंदर गिर रही थी, उस प्रिज्म के अंदर गिरने वाली लाइट से ही बात कर रहे थे जो कि एक स्पिरिट ऑफ लाइट थी। उसने उसे ऐसी पावर ग्रांट कर दी थी जिसकी मदद से वो लाइटनिंग का इस्तेमाल कर सकता था। जैसे उसे ये पावर मिलती है वो खुद को आज़ाद करता है और बाकी के जानवरों को भी जो कि उसी के साथ में थी। फुजिमिया जो होती है वो कहती है कि अंकल को ऐसी पावर मिली थी जिससे कि वो दूसरी दुनिया की भाषा को ट्रांसलेट कर सकते थे, इसलिए वो हर एक चीज़ से बात कर पा रहे थे। ये बात तो सुन के अंकल को लगा था कि वो तो सबसे पहले गेम की पावर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये बात तो कुछ अलग ही थी। वो सर्कस से बाहर आ जाते हैं। एक मॉन्स्टर उसके साथ में था। ताकाफुमी को लगता है कि शायद से वो मेरे अंकल का पेट बनना चाहता था, पर एक मॉन्स्टर में बदल के अंकल पे अटैक कर देता है। अंकल इतने सारे मॉन्स्टर से पिट रहे थे, सर्कस का मालिक भी मर रहा था, इसलिए अब वो क्या करते हैं, योसुके अपनी उसी लाइट को बाहर निकालते हैं और लाइटनिंग लाइट की मदद से वो सभी मॉन्स्टर को एक एक करके मार देते हैं। सर्कस के मालिक को बचा तो लेते हैं। सर्कस का मालिक उन्हें शुक्रिया करना चाहता था, पर योसुके का चेहरा देख के वो घबरा जाता है। योसुके से बचाने के लिए उस जगह से दूर भेज देते हैं और वो अकेला ही उन सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। सभी मॉन्स्टर को मार के वो सुबह के समय उनको खा जाता है और वो ये देख के काफी ज्यादा खुश था कि उसकी शुरुआत एक अच्छी शुरुआत थी। पर दूसरी तरफ ताकाफुमी और फुजिमिया की आंखें फटी रह जाती है कि ये सच में एक अच्छी शुरुआत थी जिसके अंदर शुरुआत में ही आपको पकड़ लिया गया। अब फुजिमिया को काफी ज्यादा देरी हो रही थी, वो अपने फैमिली के साथ डिनर करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तो दूसरी तरफ अंकल बताते हैं एल्फ गर्ल की कहानी जो कि वो आगे करके दिखाना चाहते थे। वो लोग इस कहानी को मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए फुजिमिया अपने घर पे कॉल करके डिनर आज का कैंसिल कर देती है। उनके साथ में वो कहानी देखने लगते हैं जहाँ पे अंकल कहानी चला देते हैं, जहाँ पर उस ड्रैगन को एल्फ गर्ल को बचाते हुए कि स्ट्राइक में मार देते हैं। फुजिमिया दुखी हो जाती है, क्या सच में उसने इस वन अटैक के लिए ही अपने डिनर को कैंसिल किया था। अंकल अब बताते हैं कि एल्फ ने पहले उसे काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था, मैंने सिर्फ एक डैमेज प्लेस के ऊपर ही अपने स्वॉर्ड का अटैक किया था, इसलिए वो मारा गया। अब एल्फ गर्ल काफी ज्यादा डरने लगती है अंकल को देख के, पर अंकल उसे अपनी हुडी देते हैं। अब वो समझ जाती है कोई बुरा आदमी नहीं है। वो अपने नाइफ को अपने स्टोरेज बैग में रख लेती है। इस तरह का मैजिक देख के अंकल काफी ज्यादा हैरान थे। वो अपनी हुडी को हटाते हैं, उसकी वजह से उसकी बॉडी जो कि पहले से नेक थी वो थोड़ी बहुत दिखने लग जाती है। एल्फ गर्ल काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। ये देख के ताकाफुमी और फुजिमिया भी अंकल के ऊपर गुस्सा थे और इसी के साथ इनकी एक ट्रबल रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। तो दूसरी तरफ अब हमें बताया जाता है फुजिमिया जो है उसके बर्फ में जमने के बाद की कहानी जानना चाहती थी। अंकल वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बर्फ में जमने के बाद में अंकल की हालत ढीली हो गई थी। एल्फ गर्ल और मेबल उसी के साथ में सो रही थी, जहाँ पे एल्फ गर्ल योसुके के साथ मूवमेंट बनाना चाह रही थी। उसी समय मेबल के जागने की वजह से उनकी जो दिक्कत है वो बढ़ जाती है। मेबल रोने लग जाती है, वो नींद में थी, अपनी मदर को याद कर रही थी। एल्फ गर्ल उसे जगाती है और अब वो माफ़ी मांगती है, उन्हें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगती है कि उसकी गलती है। वो रात में सोते समय बात करने लगती है। एल्फ गर्ल जो होती है उसे अपनी रिंग बेचने कहती है जो कि योसुके ने उसे दी थी। वो उसकी रिंग इसलिए बिकवाना चाहती थी क्योंकि उसकी भी रिंग सेल हो गई थी और वो नहीं चाहती कि योसुके की दी हुई रिंग किसी और के पास भी हो।
अब योसुके और वो दोनों अब एक जगह पे खाना खाने के लिए जाते हैं। वो लोग सुबह का खाना एक साथ बैठ के खा रहे होते हैं, जहाँ पे योसुके जो होता है वो अब सबको इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहता है, जहाँ पे मेपल खुद को इंट्रोड्यूस कराती है। तो एल्फ गर्ल खुद को सिर्फ एल्फ गर्ल कहने के लिए कहती है और वो यहाँ पे सिर्फ एंशिएंट रिलिक ढूंढने के लिए आई है। तो दूसरी तरफ योसुके खुद का नाम वुल्फ किंग ब्लड बताता है, जो कि बैंडिट्स का नाम होता है। ताकाफुमी ये जान के हैरान था कि अंकल ने ऐसा नाम उन्हें क्यों बताया। तो दूसरी तरफ योसुके ने यह भी बताता है कि वो दूसरी कंट्री का है और वो यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करने आया है और उसके बाद वो अपनी कंट्री वापस लौटेगा। तो दूसरी तरफ योसुके ताकाफुमी को बताते हैं कि मैं अपना रियल नेम ऐसे ही किसी भी स्ट्रेंजर को नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें अपना रियल नेम नहीं बताया। तो दूसरी तरफ एल्फ गर्ल जो होती है अब वहाँ से अपने मिशन के लिए निकल जाती है, जो कि थी उसी रिंग को ढूंढना जो कि उसने एक टाउन में बेची थी। योसुके उसके बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहता था, पर ताकाफुमी को पता था कि वो टाउन में उस रिंग को खरीदने जा रही है। अब वहीं एल्फ गर्ल उससे पूछती कि अब योसुके क्या करना चाहता है, जिसपे योसुके बताता है कि वो हीरोज की मदद करेगा जो कि वो लोग डंजन को क्लियर करना चाहते हैं। मेबल उसके साथ जाना चाहती थी पर वो अपनी नींद के चलते नहीं जाती है। तो दूसरी तरफ अंकल अब उस मेमोरी को बंद कर देते हैं। फुजिमिया को भूख लग रही थी, इसलिए अंकल उनके लिए रामेन भी बनाते हैं। अब हमें एल्फ को दिखाया जाता है जो कि अपना नेकलेस अपने पाँव से पकड़ रही होती है। अब उसी समय वहाँ पे योसुके की एंट्री हो जाती है। योसुके उससे अपने कपड़े वापस मांगने के लिए आया था, पर एल्फ उसे देने से मना कर देती। योसुके अब उसे जबरदस्ती अपने कपड़े लेने लगता है अपने मैजिक की मदद से। उसके हाथ बांध देता है और अपनी हुडी लेने लगता है। उस दौरान हुडी उसके हाथ में अटक जाती है, इसलिए वो लड़की कहती है अगर तुम अपना मैजिक हटा लो तब मैं तुम्हें खुद ही उतार के दे दूंगी। योसुके मान जाता है, पर तभी एल्फ उसके मुंह पे मुक्के मार देती है और अब योसुके बेहोश हो चुका था, उसका सर फट चुका था, इसलिए उसकी मरहम पट्टी भी करती है, वहां से चली जाती है। ताकाफुमी को योसुके बताता है इसी वजह से मुझे इस पे गुस्सा आता है, ये हमेशा मेरा कोई ना कोई सामान जरूर लेके चली जाती है और वो कोई भी सामान वापस भी नहीं भी करती है। आज तक मुझे सिर्फ उससे एक ही चीज वापस मिली है, जो कि वो ड्रेस जो होती है वो फुजिमिया को पहना के दिखाते हैं, जो कि हरे कलर की थी। अब इसके बाद हमारा शीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो योसुके की पावर का नाम वाइल्ड लिसनर रखेंगे। उसके बाद में ताकाफुमी जो होता है अब वो अपने अंकल से बात करने लगता है। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। फुजिमिया वहां से चली जाती है किसी टास्क का नाम देके। उसी दौरान योसुके जो होता है एक गेम खेलने लगता है, जिसके अंदर वो एनिमीज को पहले तो ललचाता है और उन्हें मार देता है। ये ट्रिक उसकी दूसरी दुनिया में भी काम आई थी, इसलिए वो उसे हेलोग्राम की मदद से वो जगह दिखाता है जहाँ पे उसने कुछ हीरोज के साथ मिलकर फाइट की थी। अब वो उन्हें हरा के उनको बताता है कि वो एक ऑर्क नहीं है। तब उन हीरोज को उसके ऊपर भरोसा हुआ और उन्होंने उससे माफी मांगी, गांव के सभी लोगों ने मिलके। अब हमें ये पूरी कहानी बताई जाती कि आखिरकार हुआ क्या था। उस गांव के ऊपर ऑर्क का हमला हो रहा था, उसे रोकने के लिए 3 हीरोज आए थे और उन्होंने योसुके की मदद मांगी थी। योसुके पावरफुल था, इसलिए उनकी मदद करने के लिए मान जाता है और वो ऑर्क्स को सबसे पहले तो चिढ़ाता है, जिसकी मदद से वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आए, क्योंकि चिढ़ाने के बाद वो लोग गुस्से में थे। पर उसकी ट्रिक काम नहीं आती है। वो गेम की एक और ट्रिक का इस्तेमाल करता है, जिसमें कि प्लेयर उछल उछल के अपने एनिमीज के ऊपर अटैक करता है और वो ये ट्रिक उस दूसरी दुनिया में जब आजमाता है ये भी काम नहीं आती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, इसलिए वो एक पहाड़ को ही काट देता है और वो पहाड़ गिर के उन गॉब्लिन्स को मार देता है। इस प्रकार वो जीत जाता है। ये देख के ताकाफुमी हैरान था। अंकल से कहता है कि आपने इसका क्या नाम रखा है, जिसके ऊपर वो कहता है कि दूसरी गेम से उठाई हुई मेरी एक और स्किल है। अब वो लोग टास्क पूरा करके रिवॉर्ड लेने के लिए जा रहे थे, जहाँ पे एलिसा ने, जो कि वही प्रिस्ट है, जो कि उन हीरोज की गैंग मेंबर है, उसने उससे पूछा था कि आपने ही उस दूसरी सिटी के डोम को वापस से ठीक किया था। ये बात तो सुन के योसुके की हालत ढीली हो जाती है। वो उन तीनों की मेमोरीज इरेज कर देता है, जिसकी मदद से उसके बारे में ना जान पाए। ये देख के ताकाफुमी कहता है कि अंकल आपको हमेशा ये नहीं करना चाहिए। दूसरी मेमोरीज में उन्हें वापस से हराता है और उनके साथ टीम अप करके एक हैजहॉग को मारने के लिए जाते हैं, क्योंकि जो सिटीज के लोगों को काफी ज्यादा मारा करता था। हैजहॉग का नाम सुन के योसुके को लगता है कहीं वो सोनिक तो नहीं है। वो उसे मिलने के लिए जाता है और तभी हैजहॉग जो होता है वो बाहर आता है, जो कि उसकी सोच से काफी परे था। वो उससे पूछता है कि तुम इंसानों को क्यों मारते हो। हैजहॉग कहता है कि मुझे इंसानों को मारने में मजा आता है। उसकी ये बात सुन के योसुके को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो आसपास की जमीन और उसे दोनों को ही भस्म कर देता है। ये देख के हीरोज को पता चल चुका था कि एक ताकतवर इंसान है। दूसरी तरफ फुजिमिया के फोन पे कॉल आती है। वो उसका फोन देने के लिए योसुके के साथ उसके कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे कि वो एक क्रीपी से इंसान को उसके साथ चिपकता हुआ देखते हैं। अब योसुके जो होता है ताकाफुमी को अपनी पावर दे देता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए,
जैसे ही वो वहाँ पे जाता है वो उसका फ़ोन लौटाते हुए उससे बात करने लगता है और बात के दौरान उसे पता चलता है कि वो फुजिमिया का भाई शिकिया है, जो कि उन्हीं के ही बचपन के अंदर उनका साथी था। और शिकिया उसे देख के काफी ज्यादा खुश होता है। योसुके को फुजिमिया अपने भाई से मिलवाती है, जहाँ पे कि वो उसका नाम यूट्यूबर बताती है, पर उसका भाई उसे नहीं जानता था। इसलिए योसुके अब उसे अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताने लगता है। उसी दौरान ताकाफुमी कहता है, अगर ये तुम्हारा भाई नहीं होता तब मैं आज इसका खेल खत्म कर देता। जिसपे फुजिमिया पूछते कि आखिरकार तुम क्या करते, जिसके ऊपर वो योसुके की पावर को डेमो दिखाता है। सबसे पहले वो इनविजिबल करके अपने क्लोन्स आगे छोड़ देता है और वो वहां से गायब होकर एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं। वो फुजिमिया की क्लास के अंदर थे। फुजिमिया उसे शुक्रिया कहती है उसके बारे में सोचने के लिए। फुजिमिया उसे ये भी बताते हैं कि एक बार उसने बचपन में उसे बचाया भी था जब लोग उसके ऊपर गैंग अप कर रहे थे। ये बात सुन के वो उसकी मेमोरीज का होलोग्राम अपने सामने ले आता है, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है 3 बच्चों को फुजिमिया ही मार रही थी और उन 3 बच्चों को बचाने के लिए वहाँ पे योसुके का बच्चा यानी कि ताकाफुमी आया था। फुजिमिया ये मेमोरीज देख के डर जाती है और वो उसे जाते हुए कहती है, फिर भी मैं तुम्हें शुक्रिया करना चाहती हूँ आज के लिए। तभी वहाँ पे फुजिमिया की फ्रेंड आ जाती है, जिसका कि नाम सावा होता है, जो कि ताकाफुमी के साथ एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप उसी समय बना लेती है। फुजिमिया ये देख के उन दोनों को दूर करती है। शाम के समय अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो तीनों बैठे हुए थे। वो वापस से एक मेमोरी चला देते हैं, जहाँ पे कि योसुके अपने बाकी 3 टीम मेंबर्स के साथ हीरो का पता पूछता है, जिसपे एलिसिया खुद बताती है कि वो एक लेजेंडरी हीरो है जिसे कि यहाँ की कंट्री ने चुना था। तभी उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है, जो कि उसने अपने एक दूसरे मेंबर से ली थी। वो झुक के उसे माफी मांगने लगती है। वो हैरान थी कि आखिरकार ऐसी लड़की हीरो कैसे बन सकती है। तभी उसकी मेमोरीज चलाई जाती है, जहाँ पे उसने गॉब्लिन का अटैक रोक दिया था। इसी वजह से उन्हें हीरो घोषित कर दिया गया था इस कंट्री का। तब से ही वो लोग हीरो का काम कर रहे हैं। अब एलिसिया और उसके सारथी जितने भी होते हैं उन्हें पता चल चुका था योसुके ताकतवर है। एलिसिया उससे पूछती क्या उसी ने ही डोम को ठीक किया था। ये बात सुन के उसकी मेमोरी रेज करना चाहता था, पर एलिसिया कहती है कि मुझे ये जान के खुशी हुई और तुम अपनी लो प्रोफाइल भी रखना चाहते हो, इसलिए मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अब वो एक ए ग्रेड के डंजन को ढूंढ लेते हैं। अब वो उसे एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे योसुके अपनी स्किल की मदद से एक सीक्रेट पैसेज ढूंढ लेता है और वहाँ से वो एक ही बार में उस डंजन के रिवॉर्ड तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक डिवाइन वॉन्ड था। इस तरह की एक्सप्लोरेशन को देख के हीरोज खुश नहीं थे और योसुके जो होता है वो फटाक से उनकी मेमोरीज इरेज करता है और उन्हें इस डंजन का पूरा एक्सपीरियंस कराते हुए लेके आता है। ये देख के वो काफी ज्यादा खुश थे कि उन्होंने एक्सप्लोर किया इस डंजन को, और अब ये देख के ताकाफुमी खुश था। अब दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है अंकल उनकी मेमोरीज इरेज करना चाहते थे, पर योसुके ने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐसे चाहती थी कि वो इस मेमोरीज को अपने मन के अंदर सजो के रखे। इसलिए वो अपना हाथ पीछे करके वहाँ से चला जाता है उन्हें बिना कुछ बोले। पर जाते हुए एलिसिया जो होती है उसे 3 हीलिंग चार्म्स देती है और वो कूल एटीट्यूड में वहाँ से जाता है। ताकाफुमी ये देख के खुश था कि उसके अंकल के अंदर कूल एटीट्यूड है, जिसके ऊपर ताकाफुमी अपनी एक गेम दिखाते हुए कहता है कि मैंने इसी से ही कूल एटीट्यूड रखना सीखा है। अब ताकाफुमी जानना चाहता कि उसके अंकल के साथ कैपिटल में क्या हुआ था, जिसके ऊपर वो वापस वो होलोग्राम चला देते हैं, जिसके अंदर वो कैपिटल में कुछ सैनिक से मिलते हैं। उन्हें हरा के वो उनकी मेमोरीज रीड करते हैं, जहाँ पे एलिसिया को फंसाया गया था हीरो बनने के लिए। वो वहाँ के जनरल तक पहुँच जाते हैं जो कि कैपिटल में स्टे कर रहा था, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जनरल को। जनरल का नाम रिकार्डो होता है और हाई प्रिस्टेस वहाँ पे होता है। हाई प्रिस्ट जो होता है वो ये फंड के लिए ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हीरोज जैसे ही मर जाएंगे उनकी कंट्री पे खतरा आ जाए उन्हें फंड मिल जाएगा। ये सिर्फ वो फंड के लिए कर रहे होते हैं। योसुके उसके पीछे आ जाता है, उसका हाथ उसके सर पे होता है। जनरल रिकार्डो जो होते हैं वो खड़े होकर उससे बताते हैं कि हीरोज को भी पता है कि वो हमारी कंट्री के लिए सिर्फ गुनेर पैग है, उन्हें अब हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा इस कंट्री को बचाने के लिए। योसुके उसकी लॉजिकल रीजनिंग का जवाब नहीं दे पा रहा होता है। जनरल रिकार्डो उसे सीरियसनेस से देख रहे होते हैं, पर तभी योसुके अपने सबसे खतरनाक टीचर के अंदर बदल जाता है, जो कि ताकाफुमी देख के हैरान था। योसुके से बताता है ये एक बहुत अच्छा डिबेट करने वाला बंदा था, पर मैं इसे डरा करता था। अब वो जनरल रिकार्डो को थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगते हैं। वो इतने ज़्यादा थप्पड़ मारते हैं कि उनकी जनरल एक और आके उन्हें बचाने की कोशिश करती है, पर वो भी पिट जाती है। पर तभी जनरल रिकार्डो से बताते हैं कि कंट्री के अंदर ऐसे काफ़ी ज़्यादा खतरे आ रहे हैं, जिसके लिए हमें सेना की और हथियारों की ज़रूरत है। उसके लिए ही हम कर रहे हैं। ब्लेजिंग ड्रैगन का मरना, सिटी के डोम का टूटना, और इन सब का कारण और कोई नहीं अंकल थे। अंकल अब उसे मार भी नहीं सकते थे। पर तभी वहाँ पे वो आइस गर्ल आ जाती है। आइस गर्ल जो होती है योसुके को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसकी आइस पिघल जाती है, पर वो दोनों आपस में फाइट शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ होलोग्राम था उन लोगों को दिखाने के लिए। हकीकत में वो लोग फाइट नहीं बल्कि एक कोने में बैठे हुए थे, जिसकी मदद से वो सीरियस से घायल भी ना हो
और उन लोगों को लगे कि ये फाइट करें, वो आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पे वो लड़की बताती है कि उसे ये जॉब मिल गई और एक अच्छा पेमेंट, जिसकी मदद से इसके अंदर वो एटीट्यूड आ गया जो कि एक काम को करने के लिए चाहिए। पर तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वो लोग थोड़े करीब हो ही रहे थे कि वहाँ पे जनरल रिकार्डो को पता चल जाता है कि एक होलोग्राम है और वो उन दोनों को पकड़ने की धमकी देने लगते हैं, जहाँ पे आइस गर्ल काफ़ी ज़्यादा रोती है। पर एट दी एंड अब वो योसुके से फाइट करने लगती है। योसुके को पता चल चुका था ये किसी के कंट्रोल में है, इसलिए वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हैं और एक ही पल में उसे हरा देते हैं। उसकी आंखें खुलती है और हाई प्रीस्ट के बारे में उन्हें पता चलता है जो कि उन्हें कंट्रोल करता है। वो जनरल रिकार्डो को बताता है तुम एक ऐसे आदमी के साथ काम कर रहे हो जो दूसरों को कंट्रोल करता है, जिसके ऊपर जनरल रिकार्डो कुछ नहीं कह सकते थे अपनी कंट्री को बचाने के लिए। पर योसुके कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारी कंट्री को बचाऊंगा। अब वो ब्लेजिंग ड्रैगन में बदल जाते हैं, ये वादा करके कि कंट्री को बचाने का काम उनका है। और ये देख के ताकाफुमी काफी ज्यादा हैरान था। पर तभी अंकल बताते हैं कि तुम अभी खुश मत हो, इसके बाद में क्या हुआ तुम वो देखो। आइस गर्ल को उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। ताकाफुमी ये देख के काफी ज्यादा दुखी था कि उसके साथ आखिर में ऐसा क्यों हुआ। अब उसके चेहरे पे स्किल्स आने लगते हैं, जिसपे योसुके बताता है कि उसने मैजिक का इस्तेमाल किया। वो शॉर्ट फॉर्म इनकांटेशन के इस्तेमाल से वो लोग ऐसे ही हो जाते हैं, जिसके बाद में वो भी उन्हें अपना असली चेहरा दिखाता है। वो धीरे धीरे करके खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगता है क्योंकि स्पिरिट्स के ही कारण से था। दूसरी तरफ फुजिमिया ये देख के काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिरकार ये दोनों क्या कर रहे हैं। वो दोनों ड्रैगन में बदल जाते हैं और इधर से उधर घूमने लग जाते हैं। ये देख के फुजिमिया काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब हमें दिखाया जाता है गर्मी काफी जोरों से चल रही होती है। योसुके जो होता है उसके पास फुजिमिया आती है और उन्हें ये बात बताती है कि अगर तुम लोगों को गर्मी से बचना है तो क्यों ना तुम मैजिक का इस्तेमाल करो और आइस को यहाँ पे पूरे में फैला दो। वो ऐसा ही करते हैं। योसुके जैसे ही आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है पूरा घर बर्फ का बन जाता है। उन्हें ठंड लगने लगती है। वो काफी ज्यादा खुश होते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। तो दूसरी तरफ अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें पता चलता है कि उनके पास जो कि आइस उन्होंने जमा की थी उसकी आइस स्पिरिट ने उनसे एक बलि मांगी है। वो बलि किसी जानवर के सर की होगी और वो एक जानवर की बलि देखने लग जाते हैं, जहाँ पे कि उसका प्राइस काफी ज्यादा हाई होता है, यानी कि 5 मिलियन, और उसे नहीं खरीद सकते थे। इसलिए वो लोग अब किसी और चीज को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बलि नहीं चढ़ाई तब वो आइस स्पिरिट जो है यहाँ की पूरी फील्ड्स को 10 साल के लिए जमा देगी और वो खाना नहीं खा पाएंगे। तो दूसरी तरफ ज्यादा पैसे होने की वजह से वो लोग अब किसी और चीज का बलि देने का इरादा करते हैं। योसुके जो होता है आइस स्पिरिट से बात करता है और फिश का बलि देने के लिए उसे मना लेता है। वो फिश की बलि देते हैं, पर फिश को देख के तो योसुके की राल टपकने लग जाती है। फुजिमिया उसे वो चीज खाने से मना करती है। अब हमें दिखाया जाता है ताकाफुमी और योसुके उसकी बात सुन के उसे डराने लगते हैं ड्रैगन्स में बदल के। योसुके ताकाफुमी को समझाता है कि इस फॉर्म में उसे ज्यादा दिनों तक नहीं रहना है, क्योंकि उसकी हालत मेरी जैसी हो जाएगी। जब हमें पता चलता है कि जब वो ब्लेजिंग ड्रैगन में बदला था वो अब वही बन के रह गया था। 30 दिनों तक वो उसी ड्रैगन की बॉडी में रहा था, क्योंकि उसके थॉट्स ने उस पर काबू कर लिया था, जब तक कि एल्फ गर्ल वहाँ पे नहीं आती है और उससे एक लंबी चलने वाली लड़ाई लड़ के उसे हरा नहीं देती है और उसे योसुके की बॉडी के रियल थॉट्स में ले आती है। और तभी जब वो उसे हराती है वहाँ पे एक ऐसा बंदा आ जाता है जो कि नोबल था। वो उसे वो देने के लिए कहता है, यानी कि योसुके। और अब हमें ये बात भी पता चलती है कि एल्फ उसकी नौकरानी है, एक स्लेव है, क्योंकि उसने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, क्योंकि वो पैसे नहीं चुका पाई थी। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि एल्फ गर्ल एक राज्य की प्रिंसेस है। वो योसुके उसे लौटाने के लिए कहता है, पर जब वो मना करती है तब वो उस कर्ज का इस्तेमाल करता है जो कि उसके ऊपर लगाया गया था जब उसने उससे पैसे उधार लिए थे, यानी कि उसकी फैमिली से। अब वो हारने लगती है, पर योसुके वहाँ पे आता है, उसे उस कर्ज से आज़ाद करा के वहाँ से जाने लगता है कि उसने अब उसका पेमेंट रीपे कर दिया है, जो कि अभी उसने उसे ब्लेजिंग ड्रैगन की बॉडी से बाहर निकाला था। पर एल्फ उसे खुद को बचाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा बंदा आ जाता है। एल्फ गर्ल से फाइट करने के लिए तैयार थी, पर योसुके उस नोबल बंदे को अपनी रिंग एक दे देता है, जिसकी मदद से वो अपना पेमेंट रीपे कर सकता है। ये देख के एल्फ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सभी को अब एक एक करके पीटने लगती है, पर तभी नीचे से जमीन खिसक जाती है। योसुके उसे बचाते हुए एक दलदल में कूद जाता है। वही नोबल अब अपनी उंगली से उस रिंग को बाहर निकालने लगता है, पर वो नहीं निकल रही होती है। दूसरी तरफ एल्फ उसका शुक्रिया करती है कि उसने उसकी जान बचा ली और वो उसके रिंग लाने के लिए ही उसने उससे पैसे उधार लिए थे। अब योसुके ये बात जान के खुश था, वो वहाँ से भागने लगता है। सावा फुजिमिया के घर की तरफ बढ़ने लगती है, जो कि ताकाफुमी के घर में रह रही थी। तभी वहाँ पे फुजिमिया का ब्रदर आता है, उसे देख के वो घबरा जाती है, पर ताकाफुमी आता है अपने कोल्ड एटीट्यूड के साथ। अब वो शर्माने लगती है।
अब वो दोनों आगे चल रहे थे जहाँ पे कि फुजिमिया का ब्रदर कहता है कि मैंने देख एक न्यू क्यूटी पकड़ी है जो कि एक छोटा पिग होता है, पर उसे कुछ और ही लग रहा होता है। वो फुजिमिया के पास जाते उसे बताती है कि ये दोनों क्रीप्स हैं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब वो जब गेट की तरफ जाते हैं वो देख पा रहे होते हैं कि वहाँ पे योसुके खड़ा हुआ होता है पहले से। वो फिश का चेहरा देख के भी घबरा जाती है, पर योसुके की क्रीपी स्माइल और उसकी क्रीपी एटीट्यूड को तो देख के उसकी काफ़ी ज़्यादा फट जाती है। वो वहाँ से अभी निकलना चाहती थी, पर फुजिमिया बताती है कि तुम चिंता मत करो, ये जैसे दिखते हैं ये वैसे नहीं है। और वो जब उनकी तरफ देखती है तब उसे पता चलता है कि ये सब नॉर्मल इंसान है। तो दूसरी तरफ अब उस सावा को ये भी पता चल जाता है कि फुजिमिया ताकाफुमी को पसंद करती है। अब सावा जो होती है ताकाफुमी के पास जाती है और उसे अपनी ओल्ड फोटोज़ दिखाती है फुजिमिया के साथ। उस फोटोज़ में वो सुंदर तो लग रही थी, पर ताकाफुमी की नज़र एक बंदे के ऊपर थी जिसके पाँव दिख रहे थे। ये देख के सावा कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट। और वो फुजिमिया के बारे में पूछे वो कैसी दिखती थी। वो उसे उसका असली चेहरा तो नहीं दिखा सकता था, पर वो बताता है कि वो अपने ब्रदर की तरह दिखती थी। सावा को लगता है कि वो दोनों ज़रूर क्यूट रहे होंगे, पर उसे नहीं पता था कि जो उसके पीछे लड़का है वही फुजिमिया का भाई है। वहीं अब समय दिखाया जाता है योसुके फुजिमिया का असली चेहरा उसे दिखा देता है। ये देख के वो दोनों घबरा जाते हैं और योसुके अब उन दोनों की मेमोरीज इरेज करने जा रहा था कि तभी फुजिमिया बीच में आती है और उन दोनों को लेके वहाँ से भाग जाती है। फुजिमिया योसुके को कहती है कि तुम्हें हमेशा लोगों की मेमोरीज इरेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर लोगों को कुछ चीज़ पता भी है तब उन्हें पता रहने दिया करा करो, हमेशा मेमोरीज इरेज करना अच्छी बात नहीं होती है। अब वो उसी को लेके एक इंसिडेंट बताते हैं जब वो एल्फ के साथ एक स्पा की तरफ गया था जो कि जापानीज लैंग्वेज में लिखा था। उसका जो क्रिएटर था वो भी दूसरी दुनिया का था। एल्फ उसे बताती है, तभी वहाँ का मालिक वहाँ पे आता है और उन्हें इस क्रिएटर के बारे में बताने लगता है जो कि भगवान ने ही इन्हें ये चीज़ें दी थी। पर योसुके तो अपनी इन्वेंटरी ही ठीक कर रहा था जिसमें बताता है मैंने एक गेम से सीखा है। जब एनपीसीज बात कर रहे होते हैं जब हमें अपनी इन्वेंटरी को ठीक कर लेना चाहिए। ताकाफुमी कहता है कि अंकल आप में तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। अब वहाँ का जो आदमी होता है यानी कि वहाँ का केयर टेकर अब उन्हें एक रूम दे देता है क्योंकि वहाँ पे 2 रूम अवेलेबल नहीं थे। पर तभी वहाँ पे बच्ची आती है जो कि उन्हें 2 रूम देने के लिए मान जाती है, पर एल्फ जो होती है उसे डरा के वहाँ से भगा देती है। योसुके उसके साथ नहीं सोना चाहता था, इसलिए वो अपने बेड को एक कोने की तरफ ले जाता है और वहाँ पे जाके सोने लग जाता है। एल्फ ये देख के गुस्से में थी और वो बेड पे जाके लेट जाती है, पर तभी उसके पीछे से आता है और उसे फुट मसाज देने लगता है। एल्फ गर्ल उससे फुट मसाज नहीं चाहती थी, वो धीरे धीरे करके आगे जाने लगती है, पर योसुके उसे अपने मैजिक की मदद से पकड़ लेता है और उसे फुट मसाज देते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी ज़िंदगी थोड़ी अच्छी हुई है। पर तभी वहाँ पे एलिस आ जाती है। एलिस को वहाँ पे देख के वो लोग हैरान थे, एलिस भी उन्हें देख के हैरान थी। एल्फ उसे बताती है कि मेरा फियांस है और उसे अपनी रिंग भी दिखाती है, जान के वो लोग हैरान थे। योसुके पूछते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो, जिसपे कि वहाँ पे हमें एलिस के साथ ही बताता है कि वो यहाँ पे अपनी पावर को प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं और वो वहाँ पे डिवाइन वेपन एल्फ को दिखाती है। ये देख के वो लोग हैरान थे। अब हमें दिखाया जाता है योसुके एलिस की मेमोरीज चलाता है जहाँ पे कि वो अपनी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। उसी समय वहाँ पे एक लेजेंडरी वेपन भी होता है। वो वेपन एल्फ चाहती थी, इसलिए वो उन्हें पूछते कि वो वेपन कहाँ पे, जिसपे वो लोग बताते हैं वो जंगल के पीछे है। वो वहाँ पे बढ़ने लगते हैं। योसुके बताता है कि इसी के ही बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा हमला हो गया था जब एल्फ गर्ल उस वेपन को ढूंढने गई थी। पूरा इन जलने लग गया था स्पा का। वहाँ पे कंट्रोल लोगों को करने वाला मॉन्स्टर आ गया था जिसने कि स्पा के ओनर की लड़की को कंट्रोल कर लिया था। अब वो एक एक करके स्पा को जलाने लगते हैं, पर वहाँ पे योसुके अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था कुछ बर्ड्स की वजह से। वो पागल होने लगता है, पर वो अपने 3 चार्म्स का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले कि विंड मैजिक हवा में उड़ता है और आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वो उसके ऊपर फायर मैजिक से अटैक करता है। इस प्रकार वो उस मॉन्स्टर को हरा तो देता है जिसकी मदद से वो स्पिरिट पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। एल्फ भी उसकी मदद करती है, पर योसुके का ध्यान एल्फ के ऊपर नहीं था। उसका ध्यान लगाने के लिए वो उसके ऊपर अटैक भी करती है, पर योसुके को लगता है कि इसने जानबूझ के उसे मारा था। अब हमें पता चलता है योसुके अपनी पावर का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि आसमान में उड़ने वाली बर्ड्स के अंदर से एक ऐसी स्मेल आती है जो कि स्पिरिट्स को पसंद नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे होती ही नहीं है। योसुके स्पिरिट्स पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। योसुके अंदर जाता है तब हमें एलिस को दिखाया जाता है जो कि एलिस के पार्टनर्स का माइंड कंट्रोल मॉन्स्टर कर रहा था। वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते थे, पर तभी योसुके जो होता है एलिस की स्टिक का एक इस तरह का मैकेनिज्म ऑन कर देता है जिसकी मदद से वो वॉन्ड हवा में उड़ती है और उन्हें एक डिवाइन शील्ड में कैद कर लेते हैं, जिसकी मदद से वो लोग बाकी के जितने भी लोग थे जो कि माइंड कंट्रोल में थे उन्हें ठीक कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जिनका भी माइंड ठीक हो रहा था उनकी पावर एलिस के अंदर आ जाती है। अब एलिस जो होती है उस माइंड कंट्रोल करने वाले मॉन्स्टर को एक मुक्का मारती है और वो दूर जाके गिरता है।
तभी हमें पता चलता है कि उस माइंड कंट्रोल करने वाले मॉन्स्टर ने आसपास के जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी को वहाँ पे बुला लिया होता है उन पे अटैक कराने के लिए। ये देख के योसुके जो होता है वो अपनी पावर का इस बार इस्तेमाल करता है और काफ़ी सारी चैन्स को उन कुत्तों के गले के अंदर डाल देता है और एक ही बार में उन्हें मार देता है। अब वो वाटर सरपेंट का इस्तेमाल करते हुए हेलुसिनेशन दिखाने वाले और माइंड कंट्रोल करने वाले मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार देता है। ये देख के सभी लोग शुक्रिया उसका करते हैं और योसुके जो होता है स्पा को भी अब एक डोम में बंद कर देता है। वहाँ का मालिक ये देख के खुश था, उन्हें वो फ्री सर्विस भी प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे कि हमें पता चलता है फुजिमिया उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने मेमोरी रिलीज कब और किसकी की थी, जिसपे योसुके अब उन्हें एक और मेमोरी दिखाता है, जहाँ पे कि वो जब नहा रहा होता है स्पा के अंदर एलिस वहाँ पे आ जाती है। एलिस जब वहाँ आ रही थी उसके कपड़े अपने आप उतरने लगते हैं। ये चीज़ योसुके देख लेता है। ये देखने के बाद वो अपनी मेमोरी इरेज कर देता है, पर जैसे ही ये बात उसे पता चलती है वो कहती है तुम हर बात पे अपनी मेमोरीज इरेज क्यों करते हो, और वहीं वो उसे अब अपनी हकीकत बताता है कि अभी जो उसने देखा था उसने वो ये इरेज तो कर लिया, पर इससे पहले की भी कुछ मेमोरीज है जो कि उसने उसके साथ इरेज कर रखी है। क्योंकि जब वो एलिस की मेमोरी देखता है जिसमें वो अनाथ थी, वो हर एक मोमेंट्स को याद करना चाहती थी, क्योंकि जब तक वो 9 साल की थी उसकी पुरानी मेमोरीज चली गई, उसके पेरेंट्स को मार दिया गया, उसके नए साथी बने, वो ऑर्फनेज थी। ये बात जान के योसुके जो होता है उसे सारी सच्चाई बता देता है कि उसके गांव के अंदर उन गॉब्लिन्स के मैस्कर्स तक लेके उस सिटी की आखिर के डोम तक बनाने से लेके डंजन में उनकी मदद उसी ने की थी। जिसपे एलिस कहती है फिर तो तुम्हें हीरो होना चाहिए था। वो नहीं चाहती है कि वो ये मेमोरीज भूले, इसलिए वो योसुके से पूछती कि आखिरकार जो तुमने पिछली बार देखा क्या तुम भी वो भूल चुके हो, जिसपे वो हाँ कहता है। उससे वो ये भी बता देता है कि वो एक दूसरी दुनिया का है और जब वो इस दुनिया के सबसे बड़े बैरियर को अपनी सबसे ताकतवर ताकत से तोड़ेगा जब शायद से वो अपनी दुनिया में जा सकता है। ये बात जान के एलिस रोने लगती है। वो उसे याद रखना चाहती थी, इसलिए वो उसे मना करता है उसकी कोई भी तरीके की याददाश्त मिटाने से, और जब भी जो भी उसने देखा था वो वापस से रिपीट करने की सोचती, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि वो ये याददाश्त भी भूले, इसलिए वो उस चीज़ को वापस से दोहराने लगती है। ये सारी चीज़ें दूर से एल्फ देख रही होती जो कि उनके ऊपर शूट करती है। उनका डोम टूट जाता है और योसुके अब समझ जाता है कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। एलिस काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है, वो पानी के अंदर अपना सर डाल लेती है। तो दूसरी तरफ अब योसुके को दिखाया जाता है जैसे कि एक विलेज के अंदर एक मॉन्स्टर्स को मारने के लिए क्वेस्ट मिला था, क्योंकि वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वो उसे मारने के लिए निकल जाता है, पर जैसे ही वो जंगल में जाता है उसे आइस गर्ल मिलती है। आइस गर्ल को देख के वो समझ जाता है ये इसकी चाल है। आइस गर्ल उसे बताने लगती है जब उसे उस कैपिटल के अंदर पकड़ा गया था उसके साथ, तब से ही उसे वहाँ से निकाल दिया गया है। अब वो एक जानवर के रूप में ही यहाँ पे रहती है और हर किसी को डराती है, जिसकी मदद से वो इस जंगल के अंदर अकेले रह सकती है और उसे यहाँ पे किसी के आने का और किसी से बात करने का भी डर नहीं होगा। ये सारी बातें सुन के योसुके जो होता है समझ जाता है कि यही इस जंगल की मॉन्स्टर है जिसने कि आइस से इतनी बड़ी स्पाइडर बनाई है। इसलिए वो कहता है तुम्हें मुझे मारने का एक ऑर्डर मिला, इसलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, और उसे मारने ही जा रहा था कि उससे पहले ही आइस गर्ल जो होती है वो अपने उस आइस मॉन्स्टर को वहाँ से हटा लेती है और धीरे धीरे करके वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब योसुके जो होता है उसे देखने लगता है। योसुके जो होता है उसे कहता है कि अगर तुम्हें पैसे ही कमाने हैं तो तुम वो रिंग बेच सकती हो जो कि मैंने तुम्हें दी थी, पर आइस गर्ल ऐसा नहीं करना चाहती थी और वो इसके लिए मना करती है। और वहीं पे योसुके से कहते हैं तुम एक अच्छा गाना गाती हो, तुम्हें बार के अंदर भी गाना गा लेना चाहिए, पर उसके लिए वो मना कर देती है और वो योसुके के लिए गाना गाने के अब बोलती है। योसुके जो होता है उसके मुंह से गाना सुनना चाहता था क्योंकि वो गाना गाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे ही आइस गर्ल गाना गाने लगती है उसके गाने की आवाज़ और कोई नहीं बल्कि सोनिक हेजहॉग के बैकग्राउंड साउंड जैसी है। वो तो सुन के योसुके की जो आंखें हैं वो एकदम से नम हो जाती है और वो आइस गर्ल के लैब पे ही सो जाता है। ये देख के ताकाफुमी और फुजिमिया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। उनके ऊपर रात में कुछ नाइट अटैक करने तो आए थे, पर एल्फ गर्ल की मदद से उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। उसने उन सभी को मार दिया था, पर आइस गर्ल के लैब पे योसुके को सोता हुआ देख के उसे गुस्सा आ रहा था। पर योसुके को लगता है कि उसने मेरी मदद की है और वो इसी वजह से खुश है, इसलिए ताकाफुमी भी उसे और भी ज़्यादा चीज़ें नहीं बताता है, क्योंकि अगर वो बताएगा भी तो अंकल को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अंकल को पता चलता है कि आज तक उसने जो भी अपने गेम के हीरो का नाम लिया था वो गलत था, इसलिए वो फूट फूट के रोने लगता है। वो शाम के समय वीडियो बनाता है एल्फ गर्ल में बदल के, पर वो ज़्यादा लंबे समय तक वो चेहरा नहीं रख पाता और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वो सभी लोग काफ़ी दिनों से बोर हो रहे थे, इसी वजह से योसुके जो होता है वो वापस से अपने हीरो को नेम के लेके रोने लग जाता है।
फुजिमिया कहती है इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नाम से योसुके को ये बात याद आती है कि उसे एल्फ का रियल नेम भी पता चला था, इसलिए वो होलोग्राम में वापस से मेमोरी चलाता है, जहाँ पे एल्फ गर्ल जो होती है योसुके से उसका असली नाम पूछती है, जिसके ऊपर योसुके जो होता है उससे अपना असली नाम बताना चाहता था, पर उससे बोलता है कि तुम्हें ये नाम किसी को भी नहीं बताना है, जिसके बाद में वो अपना नाम असली योसुके बता देता है। उसका असली नाम सुन के वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। उसी दौरान एल्फ गर्ल जो होती है वो भी उसे अपना असली नाम बताती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। योसुके जो होता है उसका नाम याद नहीं रख सकता था, इसलिए उसका नाम वो सुई रखता है। सुई नाम का मतलब जो होता है वो ग्रीन आइज होती है। वो ग्रीन आइज एल्फ की हैं, इसलिए वो उसे सुई कहेगा और वो उसकी जितनी ही खूबसूरत भी है। वहीं दूसरी तरफ जो एल्फ गर्ल होती है उसे ये नाम पसंद नहीं आता है, क्योंकि कोई और के सामने अगर वो बोलेगा तभी शायद से उसकी बेइज्जती होगी, पर योसुके अगर वो सीक्रेट में उसका नाम उसे लेगा तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगी। उसकी ये बात सुन के योसुके जो होता है इस चीज़ के लिए मान जाता है, पर तभी वहाँ पे मेबल आ जाती है जो कि आइस गर्ल है। वो वहाँ पे आके उनकी बातें पूछती तो है पर एल्फ गर्ल से नहीं बताती है। अब वो एक रूइन की तरफ जाते हैं, वहाँ पे योसुके उसे क्लियर करना चाहता था। वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और वो कहता है कि मैं इसे क्लियर करने जा रहा हूँ। वो जैसे ही एंटर करता है वो रूइन जो होती है पूरे तरीके से ब्लास्ट हो जाती है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि आखिरकार योसुके ने किया क्या था। तभी वहाँ से गॉडली एंटिटी बाहर आती है, जिससे फाइट करने के लिए योसुके तैयार होता है और ये देख के ताकुफुमी कहता है कि आप गॉडली एंटिटी से क्यों फाइट कर रहे हो, जिसके ऊपर योसुके बताता है कि इन्होंने ही मुझे इस दुनिया में भेजा था, तो इन्हीं के पास ही एक ऐसा रास्ता होगा जिससे कि मैं अपने घर भी लौट सकता था। यहाँ पे पूरी 3 रूइन थी, इसमें से मैंने 2 रूइन को तो पहले ही तबाह कर दिया था और ये तीसरा रूइन था, इसलिए वो इसे भी तबाह करना चाह रहा था। अब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर उसकी रीजनरेटिव स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि वो खुद को वापस हील कर ले रहा होता है। एल्फ गर्ल भी उसकी मदद करना चाहती थी, पर तभी ज़मीन के अंदर से काफ़ी सारे अनडेड मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो बाहर आने लग जाते हैं। एल्फ गर्ल जो होती है यानी कि सुई और मार्बल जो होती है वो उसकी मदद तो करती है, पर वो मॉन्स्टर वापस से खुद को हील कर लेते हैं। ये देख के अब योसुके उसके ऊपर अटैक करने जाता है, पर तभी वो गॉडली एंटिटी उसका माइंड कंट्रोल कर लेता है और उसकी मदद से वो उन दोनों लड़कियों पे अटैक करवाता है। पर तभी वहाँ पे एल्फ बीच में आके उसे बचा लेती है, मेबल को। तभी वहाँ पे एलिस की टीम का एक बंदा आ जाता है जो कि उसे अटैक को होने से पहले उसे मार देता है और कहता है कि मैंने आखिरकार एक और को मार ही दिया। एलिस वहाँ पे आती है और वो एल्फ गर्ल को और मेबल को दोनों को सेव करती है अपने हीलिंग मैजिक की मदद से। फिर एलिस के दोस्तों को पता चलता है कि उसने किसी और को नहीं बल्कि योसुके को मारा है। अब योसुके जो होता है वो जो कि उस गॉडली एंटिटी के माइंड कंट्रोल में था, वो थोड़ा बहुत खुद को ठीक करने लगता है। वो थोड़ा बहुत खुद के माइंड कंट्रोल में आ रहा होता है, जहाँ पे एलिस उसकी मदद करने जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसके सामने बस काला अंधेरा है और एक बॉक्स जैसी चीज रखी हुई है। सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है। उन सभी को योसुके के लिए बुरा लगता है, पर एलिस उसे बताती है कि वो उस जगह में भी काफी ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ योसुके जो होता है अब वो खुद को अपने उसके माइंड कंट्रोल से आज़ाद कराने के लिए थप्पड़ मारता है और वो खुद के माइंड में आ जाता है। वो ब्लेजिंग फायर ड्रैगन की फायर का इस्तेमाल करता है और वो फायर जो होती है उस गॉडली एंटिटी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ब्लेजिंग ड्रैगन जो होता है वो जिंदा हो चुका था, अब वो अपनी रूप भी बदल लेता है। योसुके कहता है कि पहले गॉडली एंटिटी के पास कोई बॉडी नहीं थी, इसी वजह से वो हमारे अटैक से बच जा रहा था, पर अभी ब्लेजिंग ड्रैगन के पास बॉडी है, हम इसे मार सकते हैं। पर तभी उसे ये बात पता चलती है एलिस की मदद से कि ये खुद को रीजनरेट कर सकता है, क्योंकि अब इसके पास वो गॉडली एंटिटी की पावर आ चुकी है। ये बात जान के योसुके कहता है मैंने पहले दिमाग नहीं लगाया। वो मेबल की भी मदद नहीं ले सकता था क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा डर रही होती है, इसीलिए वहाँ पे अब हमें एल्फ गर्ल को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि मेरी जो स्वॉर्ड है वो एक अटैक को काफ़ी बार एम्पलीफाई करके एनिमीज के ऊपर अटैक कर सकती है, पर इसके लिए हमें उस ड्रैगन के पास में होना पड़ेगा जिससे कि ये अटैक और भी ज़्यादा उसके लिए डैमेज पूर्ण बन जाए। इसके लिए योसुके जो होता है मान जाता है, वो उसे ऊपर ले जाने के लिए तैयार था, पर माइंड कंट्रोल एबिलिटी की वजह से वो नहीं जाना चाहते थे। पर वहाँ पे एल्फ बताती है कि उसके पास एक ऐसी मणि है जिसकी मदद से उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है एलिस को, जो कि योसुके के पास में जाके उससे बात करने लगती है कि क्या उसे वो दिन याद है जिस दिन वो रात में उससे मिली थी, जिसके ऊपर योसुके उसे मना कर देता है क्योंकि वो वहाँ की मेमोरी सारी भूल चुका है। एलिस उसे कहती है तो कोई बात नहीं, और दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन होता है वो उनके ऊपर अटैक करने वाला था। अब एल्फ गर्ल जो होती है योसुके को खुद को गोदी में उठाने के लिए कहती है, पर वो उसे चैन से बांध के हवा में ले जाने के लिए तैयार होता है। ये देख के मेबल काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, वरना वो भी उसके साथ हवा में उड़ने की डिमांड करती। मेबल को देख के अब उस आइस ड्रैगन को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है उसकी आइस स्वॉर्ड देख के, क्योंकि उनकी पहले से ही दुश्मनी है। योसुके जो होता है उसे बैट बनाने का इरादा करता है, उसे दूसरी तरफ भगा देता है। ड्रैगन का ध्यान उसकी तरफ होता है। इसी दौरान वो हवा में उड़ते हैं और उसके पास में जाने लगते हैं, तो दूसरी तरफ एलिस भी उनकी मदद करती है उस ड्रैगन को हराने में, और उसके बाकी के साथी भी। योसुके जो होता है उसके पास अब वो सही समय आ चुका था।
जब वो उससे फाइट करने जा रहे थे। अब वहीं एल्फ गर्ल जो होती है उसे मोटिवेट भी करती है कि तुमने ही कहा था कि तुम कभी किसी से लड़ते समय हार नहीं मानते हो। वहीं ताकाफुमी को रोना आ जाता है। वो अब सारा सामान इकट्ठा करने लगते हैं क्योंकि वो इस तरह की फैंटेसी फाइट पहली बार देख रहे हैं। क्योंकि उसके अंकल काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर हैं, वो हमेशा ही अपने दुश्मनों को एक ही बार में हरा सकते थे। इसलिए वो तैयारी के साथ बैठते हैं। फाइट शुरू होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक तो करता है, पर योसुके अपनी शील्ड की मदद से एल्फ को बचाते हुए आगे लेके आ रहा होता है और वो एल्फ को अपनी पावर दे देता है। एल्फ उसके ऊपर अपनी बिजली से अटैक करने की कोशिश करती है तो दूसरी तरफ आइस गर्ल भी उनकी मदद करती है। योसुके अब अपनी बिजली की मदद से एल्फ के वेपन को काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है पावर अटैक में और वो ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हैं। इस प्रकार वो ड्रैगन हार जाता है। एल्फ नीचे गिरने लगती है। योसुके उसे बचाने के लिए हवा में उड़ता है और उसे अपने पास में पकड़ लेता है। एल्फ उससे अपना लव कन्फेस करती है पर योसुके को कुछ सुनाई नहीं देता है। अब उसे उसके अंदर से जलने की बदबू आने लगती है, इसलिए वो चीखता है और उनकी एक क्रैश लैंडिंग हो जाती है। इस लैंडिंग की वजह से वो बैठ जाती है तो योसुके अब ब्लेजिंग ड्रैगन की फायर को अपनी एक जार की बोतल में भर लेता है और वो तभी वहाँ पे बाकी के लोग भी आ जाते हैं। वो लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं तो दूसरी तरफ योसुके उन सबकी बल्कि तारीफ करता है कि अगर वो नहीं होते तो वो शायद से अभी जिंदा भी नहीं होता। तो दूसरी तरफ मेबल जो होती है उसे कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ हवा में उड़ना है जैसे कि तुमने अभी एल्फ को उड़ाया था। ये बात जान के वो एक एक करके सभी लोगों को राइड देने लगता है। सबसे पहले वो एलिस को राइड देता है और एलिस के साथी भी उसके साथ हवा में उड़ना चाहते थे। वो उन्हें भी हवा में उड़ाता है। ये देख के एल्फ को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ एलिस अब उसे उसके फेक नेम से बुलाती है। उसका फेक नेम तो सुन के उन सभी की हालत ढीली हो जाती है कि आखिरकार इसने सभी को अपना फेक नेम बताया है। योसुके जो होता है उसे अपना रियल नेम बताता है जो कि नाम योसुके होता है। उसका असली नाम सुन के वो सभी लोग ब्लश करने लगते हैं कि इतना अच्छा नाम है इसका, इतना कूल नाम है, तो ये अपना असली नाम क्यों छिपाता है। एल्फ का तो मुंह ही बन जाता है कि इसने तो अभी मुझसे वादा किया था और अपना नाम बताने में इतनी टैं की थी। वो उससे गुस्सा थी। जार की बोतल नीचे गिर जाती है। वो पूछे तुम इसका क्या करोगे, जिसपे योसुके बताता है कि मैं इसे एक पावरफुल एंटिटी बनाऊंगा और उसको मार के उसकी पावर का इस्तेमाल करके अपनी असली दुनिया में लौट जाऊंगा। उसकी ये बात सुन के एल्फ जो होती है उसकी उसी जार की बोतल पे अटैक करने लगती है। योसुके ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है। पर एल्फ गर्ल की इस तरह की हरकत देख के ताकाफुमी और वो समझ जाती हैं कि उसके उसे इशारे समझ में नहीं आए। फुजिमिया कहती है कि अंकल फिर तो आपने उस एंटिटी को बना के इस दुनिया में लौट आए होगे। अब उसे ताकाफुमी रोक लेता है क्योंकि वो इस अपनी स्टोरी को स्पॉइल नहीं करना चाहता है। इसी प्रकार आज का उनका दिन भी खत्म होता है। वो रात में कहीं और जाके खाना खाने जाते हैं और इसी के साथ ये वाली सीरीज यहीं पे एंड होती है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।